हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर्स वाला में। और आज के इस छोटे से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं 10 सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से जुड़े हुए हैं और आपके आने वाले एसएससी जेईई एग्जामिनेशन में आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में 10 सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज पहला क्या इशू हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एपिफाइट्स के बारे में। एपिफाइट्स बेसिकली क्या होते हैं? तो एपिफाइट्स बेसिकली एक ऐसे जीव होते हैं जो किसी दूसरे जीव पर रहते तो हैं, बट उनको जीवित रहने के लिए जो भी कुछ चाहिए है, चाहे न्यूट्रिएंट्स चाहिए हो या और जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स हो, वो उस जीव से ना लेके हवा, पानी और किसी और माध्यम से लेते हैं। मतलब एपिफाइट्स वो जीव हैं जो रहते तो दूसरे जीवों के शरीर पे हैं, बट वो सिर्फ उनसे घर लेते हैं। घर का राशन पानी नहीं लेते हैं, वो राशन पानी अपना किसी और माध्यम से ले लेते हैं। अब ये चर्चा का विषय क्यों बना? ये चर्चा का विषय इसलिए बना कि बेसिकली कई सारे ऐसे दार्जिलिंग के आसपास कई ऐसे ऑर्चिड्स हैं, कई सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो दूसरे पेड़ पौधों पे आश्रित होते हैं और ये एक जड़ी बूटी की तरह होते हैं। इनकी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू होती है, बट धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन की वजह से इनकी संख्या कम होती जा रही है। जंगलों को काटा जा रहा है और जंगलों को जब काटा जा रहा है तो ये जो एपिफाइट्स हैं, इनको तो दूसरे पेड़ पौधों पे रहना है। अब जब दूसरे पेड़ पौधे होंगे ही नहीं तो ये रहेंगे कहां पर? तो इनकी संख्या भी कम होती जा रही है और इनकी बहुत मेडिसिनल वैल्यू होती है, इनके इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। इसीलिए चर्चा का विषय बना हुआ था और आपसे पूछा जा सकता है कि भाई एपिफाइट्स होते क्या हैं। तो एपिफाइट्स बेसिकली ऐसे प्लांट्स हैं या जीव हैं जो दूसरे प्लांट या किसी ट्री पर आश्रित होते हैं, बट ये सिर्फ फिजिकल सपोर्ट लेते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर के लिए इनके ऊपर आश्रित नहीं होते हैं। ये हवा, पानी, इन सब की व्यवस्था खुद कर लेते हैं। ये होस्ट से इसकी आशा नहीं करते हैं। इनको हम बोलते हैं एपिफाइट्स। नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सा एरिया प्रभावित है? तो बेसिकली दार्जिलिंग के आसपास का एरिया जो है वो प्रभावित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में। ये बेसिकली इन्वायरमेंट का भी क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट का भी एरिया क्वेश्चन यहां से बन सकता है और ये ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का नाम आपने जरूर सुना होगा, जिसको हम एक तरीके से जब भी कभी हमारी जलवायु में कुछ ऐसा होता है जो नॉर्मल नहीं है तो हम कह देते हैं कि भैया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुआ। इसको पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। ये होता क्यों है और इसका क्या प्रभाव होता है? तो नॉर्मली अगर हम इंडिया की बात करें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो भारत में जो वर्षा है वो ज्यादातर ग्रीष्म ऋतु के पास में ही होती है। गर्मी के बाद ही जो है वो वर्षा होती है। नॉर्मली भारत की जलवायु ऐसी है कि यहां ठंडक में नॉर्मली वर्षा नहीं होती है, पानी नहीं बरसता है। लेकिन आपने देखा होगा कई बार ठंडक में पानी बरस जाता है। खास तौर से जो नॉर्थ इंडिया के आसपास का रीजन है, इसमें इसकी संभावना काफी ज्यादा रहती है। तो ये क्यों होता है? ये होता है बेसिकली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। पश्चिम से आने वाली हवाएं, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टलीज। जो हवाएं पश्चिम से आ रही हैं उनको हम वेस्टलीज कहते हैं। हवा का नाम हमेशा इस आधार पर रखा जाता है कि वो आ कहां से रही है, क्योंकि वो जाएगी कहां तो किसी को नहीं पता। जो हवा इधर पश्चिम से आ रही है वो यहां आने के बाद किधर जाएगी मुझे भी नहीं पता, लेकिन आज जहां से रही है मेरे पास, मैं उस आधार पर उसका नाम रख सकता हूं। तो पश्चिम से आने वाली हवाएं, चाहे वो मेडिटेरेनियन सी हो, चाहे वो रेड सी हो, या आसपास की जो भी वाटर बॉडीज हैं उसके ऊपर से होकर गुजर के आती हैं और उसमें अच्छी खासी नमी भर जाती है, और जिस वजह से ये ठंडक के समय में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बारिश कर सकती हैं या करती हैं। इसी को हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बेसिकली है क्या? ये भूमध्य सागर में या मेडिटेरेनियन रीजन में एक तरीके का स्टॉर्म है। और ये क्यों बनता है? बेसिकली ये बनता है जो वेस्टलीज हैं, जो पश्चिम से आने वाली हवाएं हैं, उनकी वजह से बनता है। और ये इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, आसपास के जो एरियाज हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, वहां पर ये ठंडक के समय में पानी बरसाने का काम करती है।
ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है। जो लोग हिंदी में देखना चाहते हैं वो हिंदी में देख सकते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की कुछ अच्छी बातें भी हैं, इनको अच्छा भी माना जाता है। क्यों? तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो रबी की फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रबी की फसल होती है उसमें क्या उगाया जाता है? उसमें बेसिकली गेहूं उगाया जाता है। तो अगर ठंडक में थोड़ी सी बरसात हो जाती है तो रबी की फसल बहुत अच्छी होती है, गेहूं की फसल बहुत अच्छी होती है। तो स्थानीय रूप से इसका महत्व भी है भाई। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। ये क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है? ये चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि हाल ही में पिछले कुछ सालों में एक बहुत बड़ी घटना हुई है जिसमें एक काफी बड़ा हिस्सा जो है कोरल रीफ का, उसकी ब्लीचिंग हो गई है। कोरल रीफ की ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है? आप देख रहे हैं यहां पर कितनी सुंदर हरी भरी अलग अलग कलर्स की आपको मूंगा चट्टान दिखाई दे रही होंगी, समुद्र के अंदर है। तो जब कोरल ब्लीचिंग होती है, ये कोरल्स हैं, इनको मूंगा चट्टान कहते हैं। ये कैसे बनती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। समुद्र में एक जीव पाया जाता है जिसका नाम होता है पॉलिप। क्या नाम होता है? पॉलिप। और ये जो जीव होता है इसके चारों तरफ एक कवर होता है, क्रस्टेशियन कवर होता है, कवच होता है, जैसे मोती होता है ना सीप के अंदर, वैसे ही। और ये लाखों की संख्या में ये समुद्र में जीव पाए जाते हैं। तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो अब कीड़ा तो खत्म हो गया, पॉलिप तो चला गया, लेकिन उसका जो कवच था वो कवच आपस में मिल मिल के इकट्ठा होकर एक दूसरे से जुड़ते 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 विशालकाय चट्टान बन जाते हैं, जिसको मूंगा चट्टान कहते हैं या कोरल्स भी कहते हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जो है उसको हम ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के पास क्वींसलैंड में पाई जाती है। ये चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई है क्योंकि हाल ही में एक बड़े स्तर पर कोरल ब्लीचिंग हुई है। कोरल ब्लीचिंग होती क्यों है? मान लीजिए पानी का टेम्परेचर बढ़ गया, उससे कोरल ब्लीचिंग हो जाती है। मान लीजिए पानी का पीएच चेंज हो गया, सॉल्ट उसमें चेंज हो गए, उससे भी हो जाती है। या पोल्यूशन की वजह से भी हो जाती है। और ये कोरल्स मछलियों के लिए घर का काम करते हैं। मछलियां इसमें अपने अंडे देती हैं, बहुत सारे जीव इसमें रहते हैं, एक पूरा इकोसिस्टम होता है। तो जब कोरल ब्लीचिंग होती है इसका मतलब ये कि उस जलाशय, उस जल का जो सिस्टम है, पानी का जो सिस्टम है, समुद्र है, उसमें पोल्यूशन या जलवायु परिवर्तन की वजह से जो चेंजेस हैं वो हद से ज्यादा हो गए हैं। जैसे मान लीजिए जमीन पर आपको देखना हो कि पर्यावरण कैसा है, जलवायु कैसी है, तो हम कैसे पता करते हैं? तितलियों से। जहां पर पोल्यूशन कम होगा वहां पर आपको तितलियां दिखाई देंगी। पहले हमें तितलियां घर घर में दिखाई देती थी, आज तितलियां दिखाई नहीं देती हैं। जब तक आप किसी बाग बगीचे में ना जाओ, किसी खेत खलिहान में ना जाओ, थोड़ा शहर से बाहर ना जाओ, आपको तितली दिखाई नहीं देगी। उसी तरीके से पानी के अंदर अगर हमें पर्यावरण की, उसकी पूरे इकोसिस्टम की हेल्थ देखनी, तो हम कैसे देखेंगे? हम ये देखते हैं कि वहां की जो मूंगा चट्टान है वो कितनी फल फूल रही है। अगर मूंगा चट्टान की ब्लीचिंग हो गई, इसका कलर चला गया, इसमें जीवों ने रहना छोड़ दिया, अब ये सिर्फ एक पत्थर बन के रह गई है, इसका मतलब उस जल का जो इकोसिस्टम है, पानी का जो इकोसिस्टम है, जो समुद्र है, उसका एक हद से ज्यादा उसमें पोल्यूशन बढ़ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल नीनो के बारे में। दोस्तों 2023 का वर्ष जो है उसको एल नीनो घोषित कर दिया गया था और अभी भी एल नीनो की ही कंडीशन चल रही है। और इसी वजह से आपको रोज न्यूज़पेपर में या मीडिया में सुनने को आ रहा होगा कि भैया इस बार गर्मी बहुत पड़ रही है। तो इस बार गर्मी ज्यादा पड़ेगी। जब एल नीनो की कंडीशन होती है तो भारत में मानसून या तो डिले होता है या पानी कम बरसता है। ऐसा क्यों होता है, समझते हैं इसको। तो नॉर्मली देखो क्या होता है। नॉर्मली अगर हम पूरे ये वर्ल्ड मैप की इसकी बात करें तो होता क्या है कि साउथ अमेरिका के पास का ये जो एरिया है, साउथ अमेरिका के पास का जो एरिया है, यहां पर है ठंडा पानी। यहां पर क्या है? ठंडा पानी। यहां है कोल्ड वाटर। अब अगर पानी ठंडा है तो इसके ऊपर की हवा भी ठंडी होगी और ठंडी हवा हमेशा नीचे बैठती है। जब हवा नीचे बैठेगी तो यहां पर बन जाएगा हाई प्रेशर। यस और नो? हवा ठंडी होकर नीचे बैठेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, तो यहां पर बन जाता है हाई प्रेशर। ये कौन सा रीजन है? ये पैसिफिक ओशन का, ये आप समझ सकते हो कि साउथ अमेरिका के जस्ट पास वाला ही एरिया है।
और इसके ठीक विपरीत ऑस्ट्रेलिया और इधर के आसपास जो एरिया है यहां पर कंपैरेटिवली गर्म पानी होता है, यहां पर क्या है, हॉट वाटर कंपैरेटिवली। अब यहां हॉट वाटर है तो क्या होगा, पानी गर्म है तो इसके ऊपर की हवा भी गर्म होगी, और गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है, और जब हवा ऊपर उठेगी तो यहां बन जाएगा लो प्रेशर। तो माहौल ऐसा बन गया, हवा हमेशा कहां से कहां बहेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो हवा ऐसे बहने लगती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब ये पूरी की पूरी हवा कहां से कहां जा रही है, ये समुद्र के ऊपर से जाती है, खूब सारी नमी सोख लेती है और इधर रीजन में बारिश होती है। ये नॉर्मल ईयर है, ये नॉर्मल ईयर है। इसके विपरीत ये है अल नीनो ईयर जो कि 2023 में हुआ। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये जो रीजन है यहां पर भगवान जाने कैसे बट गर्म पानी आ जाता है, हॉट वाटर आ जाता है। अब पानी गर्म तो उसके ऊपर की हवा गर्म, हवा गर्म तो हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, और हवा अगर गर्म होकर ऊपर उठेगी तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा लो प्रेशर। इसके ठीक विपरीत ये जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास का एरिया है, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियना, यहां पर कंपैरेटिवली है ठंडा माहौल, माहौल ठंडा है, कोल्ड वाटर है, तो हवा भी कोल्ड होगी, और हवा कोल्ड है तो वो नीचे बैठेगी और यहां बन जाएगा हाई प्रेशर। अब यहां पर जो सर्कुलेशन होगा हवा का वो कहां से कहां होगा, वो यहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर होगा। तो जब अल नीनो गया तो यहां पर पानी बरसा ही नहीं, मॉनसून टाटा बाय बाय। और यही रीजन है कि जब अल नीनो की कंडीशन होती है तो भारत में मानसून या तो वीक होता है या लेट होता है, पानी अच्छे से नहीं बरसता। तो वो आपसे पूछ सकता है कि भाई अल नीनो क्या होता है। जो मैंने आपको समझाया यही आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आप चाहें तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज के ऊपर। तो प्रवासी प्रजातियों के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस है, जो कन्वेंशन है, उसका क्या नाम है वो आपसे पूछ सकता है। तो इसको कहते हैं बॉन कन्वेंशन। वो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि बॉन कन्वेंशन किससे रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी जीव प्रवास करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, जैसे बहुत सारे पक्षी हैं, यस और नो, जो आपके नॉर्थ पोल के आसपास साइबेरिया का जो एरिया है, जब वहां पर ठंडक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो गर्मी ठंडक के दिनों में साउथ में आ जाते हैं, भारत और आसपास के बहुत सारे देशों में आते हैं, भ्रमण करते हैं, प्रवास करते हैं, क्योंकि उस समय वहां पर उनको खाने पीने को नहीं मिलता है, बहरख्याल। तो प्रवासी प्रजातियों के ऊपर जो कन्वेंशन है उसको बॉन कन्वेंशन कहते हैं। वो आपसे इसके बारे में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में। ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में हम इसलिए चर्चा करेंगे क्योंकि हाल ही में उड़ीसा में जो है जितनी भी माइनिंग एक्टिविटी थी, सॉरी माइनिंग नहीं, मिसाइल टेस्टिंग जो होती थी उड़ीसा के आसपास व्हीलर आइलैंड में, उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। इसलिए क्योंकि वहां पर पास में ही एक ऐसी जगह है जहां पर ऑलिव रिडले टर्टल जो है वो अंडे देते हैं। ऑलिव रिडले टर्टल ये बहुत बड़ी संख्या में, दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में उड़ीसा के इस तट पर आते हैं, हर साल समुद्र से आते हैं, अंडे देते हैं और वापस चले जाते हैं। इसका वीडियो पड़ा होगा इंटरनेट पे, कभी देखिएगा। ये बहुत ही यूनिक घटना है जो देखने को मिलती है भारत में। तो कहीं मिसाइल की टेस्टिंग की वजह से इनका जो नेस्टिंग है वो प्रभावित ना हो जाए, इस वजह से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वो आपसे पूछ सकता है कि ऑलिव रिडले टर्टल कहां पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये उड़ीसा में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जेंटू पेंगुइन के बारे में। जेंटू पेंगुइन जो है ये एक विशेष तरीके की पेंगुइन है और हाल ही में इसको देखा गया है। कहां देखा गया है? इसको अंटार्कटिका में देखा गया है और ऐसा माना जा रहा है कि और भी जेंटू पेंगुइन्स हो सकती हैं। तो ये बेसिकली सदर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती हैं, 45 डिग्री से लेके 65 डिग्री लैटिट्यूड में ये पाई जाती हैं बेसिकली, और इनको हाल ही में अंटार्कटिका में देखा गया है। इनका जो कलर होता है वो पूरी तरीके से सफेद होता है, ए रेयर ऑल वाइट, पूरी तरीके से सफेद होता है। और इनका जो हेड होता है, इनका जो हेड की मार्किंग होती है वो भी थोड़ी सी अलग होती है, और उसमें 2 वाइट वेज के शेप के आकार जो बने होते हैं, जो एक्चुअली इनकी आईज होते हैं, जो इनकी आंखें होते हैं।
तो ये बेसिकली कहां पाए जाते हैं? ये बेसिकली फाकलैंड आइलैंड में पाए जाते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है, फाकलैंड आइलैंड में पाए जाते हैं और ये IUCN रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में इनको रखा गया है। तो ये आपसे पूछ सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए, हो सकता है आप एंडेंजर्ड में मार दो, वल्नरेबल में मार दो। तो याद रखना, ये जो जेंटू पेंगुइन है ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है। ये कहाँ पाए जाते हैं? फाकलैंड आइलैंड में पाए जाते हैं। इनके सर की विशेष तरीके की बनावट होती है, इनकी आंखें जो है वो वेज के शेप की होती हैं, इनके शरीर का रंग पूरी तरीके से सफेद होता है। ये सदर्न हेमीस्फीयर में 45 से 65 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में पाए जाते हैं। हाल ही में इनको अंटार्कटिका में देखा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गैंजेटिक डॉल्फिन के बारे में। गैंजेटिक डॉल्फिन या गंगा नदी में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन है, ये शुद्ध पानी में, मीठे पानी में पाई जाने वाली दुनिया में इकलौती डॉल्फिन है, जिनको हम फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये बेसिकली ब्लाइंड होती हैं, इनकी आंखें नहीं होती हैं और ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स पैदा करती हैं और उस अल्ट्रासोनिक साउंड्स की मदद से ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं और अपना शिकार करती हैं। इनकी आईज नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये एक समय पर गंगा और ब्रह्मपुत्र और मेघना का ये जो रीजन था और कर्णफुली और संगू रिवर का सिस्टम था, काफी बड़ा हिस्सा था, ये इसमें पाई जाती थी। अब संकुचित होते 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 ये सिर्फ और सिर्फ गंगा नदी में ही पाई जाती हैं। इनको भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 कैटेगरी में रखा गया है। शेड्यूल 1 कैटेगरी में उन जीवों को रखा जाता है जिनको टॉप प्रायोरिटी पे रखना जरूरी है संरक्षण करने के लिए। इसके साथ ही साथ प्रोजेक्ट गैंजेटिक डॉल्फिन की शुरुआत कब करी गई थी, वो भी आपसे वो पूछ सकता है। तो 2023 में, अब आप समझ सकते हैं क्यों आपसे पूछा जा सकता है, 2023 में प्रोजेक्ट गैंजेटिक डॉल्फिन की शुरुआत करी गई थी, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है गैंजेटिक डॉल्फिन के बारे में। इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। जो लोग हिंदी में देखना चाहते हैं वो इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिमोसा के बारे में। मिमोसा, इसको हम छुई मुई का पौधा भी कहते हैं। तो ये बेसिकली आसाम में ये एक इन्वेजिव स्पीशीज है जिसको हम मिमोसा या छुई मुई का पौधा भी कहते हैं। इन्वेजिव स्पीशीज क्या होती है? इन्वेजिव स्पीशीज किसी भी जीव या जंतु या पौधे की वो स्पीशीज होती है जिसको आप बहुत ज्यादा सपोर्ट ना दो, वो अपने आप फैल जाता है। जैसे आपको गेहूं उगाना है तो आपको समय पे बीज लगाना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, खाद देनी पड़ेगी, उसका रखरखाव करना पड़ेगा, कीटनाशक डालना पड़ेगा। बट जो इन्वेजिव स्पीशीज है उसको कुछ नहीं चाहिए, वो अपने आप बढ़ता जा रहा है। और इन्वेजिव स्पीशीज बाकी दूसरी जो स्पीशीज है उनको भी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि सारा न्यूट्रिएंट्स तो ये ले जाता है। तो आसाम में एक बड़ी समस्या अभी पैदा हुई और वो थी मिमोसा प्लांट की। मिमोसा प्लांट एक इन्वेजिव प्लांट है जिसको छुई मुई भी कहते हैं और ये फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा सकता है। हाल ही में काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसमें इसका इन्वेजन देखा गया और ये देखा गया कि कहीं ना कहीं जो वहां के जंगली जानवर हैं उनकी डाइट को भी ये प्रभावित कर रहा है। तो इसको सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसको टी इंडस्ट्री ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, जिससे जो सॉइल है उसका एनरिचमेंट हो सके। और इसको टच मी नॉट के नाम से भी जाना जाता है, या इसको आप लोग आम भाषा में छुई मुई का पौधा भी कहते हैं। तो इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? चाय की इंडस्ट्री वालों ने इसको इंट्रोड्यूस किया था पहली बार, जिससे जो चाय की खेती है उसमें जो जमीन है उसकी उर्वरता बढ़ाई जा सके। और अब ये एक इन्वेजिव स्पीशीज बन गया है और आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एक बड़ी समस्या बनकर खड़ा हो गया है। फिर तो ये आपसे पूछा जा सकता है। जो लोग हिंदी में देखना चाहते हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं। तो हाल ही में दुनिया का पहला मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी, इसकी शुरुआत करी गई है। कहां करी गई है? ये उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है, यहां पर करी गई है। ये मेलेनिस्टिक टाइगर बेसिकली होता क्या है, इसको ध्यान से समझते हैं। अगर आप टाइगर को देखें, जैसे मान लो ये एक टाइगर है, आई होप आपको ये टाइगर लग रहा होगा। तो अगर आप इस टाइगर को देखें तो नॉर्मली टाइगर में कुछ इस तरीके से स्ट्राइप्स होती हैं अलग अलग कलर की, यस और नो? ब्लैक कलर और येलोइश कलर कह लो या और जो भी कलर है।
अब ये जो पैटर्न होता है ये हर टाइगर में अलग होता है। तो कुछ ऐसे टाइगर्स होते हैं जिसमें कुछ ऐसा चेंज होता है जिस वजह से इन धारियों के बीच का जो गैप है वो बहुत कम हो जाता है। तो दूर से देखोगे तो देखने में लगेगा कि ये काला टाइगर है, ब्लैक टाइगर है। तो इस ब्लैक टाइगर को ही हम क्या कह रहे हैं, इसका जो सही नाम है वो है मेलानिस्टिक टाइगर। तो सिबलीपाल टाइगर रिजर्व जो उड़ीसा का है, ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में दुनिया का पहला मेलानिस्टिक टाइगर सफारी जो है इसकी शुरुआत करी जा रही है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है ये मेलानिस्टिक टाइगर्स के लिए बहुत फेमस है और इसमें एक विशेष तरीके की काली धारियां होती हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया। तो दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक हमने 10 सबसे इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के इश्यूज डिस्कस किए जो आपके एसएससी जेईई एग्जामिनेशन में आपको बहुत मदद करेंगे। मिलते हैं फिर किसी सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।